एक बार क्लास 11 फिजिक्स की तरफ चलेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पिछले कक्षा में क्या कार्य ऊर्जा एवं शक्ति प्रारंभ किया था और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने दिया था। इसके अलावा हमारा जो अंतिम टॉपिक था वो हमारा अंतिम टॉपिक था ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में बात किए थे हम। ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा किसे कहते हैं, फिर ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। फिर हमने उस यांत्रिक ऊर्जा बताया था, ठीक है। किसी वस्तु को छोड़ने, है ना, प्राप्त करने या छोड़ने पर जो ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। अब हम चलेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। क्या होता है कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में हम जानते हैं, तो होता है जब किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, किसी वस्तु द्वारा किया, सुनेंगे ध्यान से, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसमें गतिज ऊर्जा में, उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये होता है बेटा आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय। उम्मीद कर रहा हूं। फिर इसके दो कंडीशन होते हैं, जब बल क्या हो, अचर हो, तब क्या होता है, और जब बल अचर होता है उसके बारे में हम चलेंगे। मान लेंगे कि क्या है, माना कि वस्तु का प्रारंभिक माना कि द्रव्यमान की वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, उस पर जब बल लगाया जाता है तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है, d होता है। तो किया गया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, समीकरण नंबर 1। फिर हम जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियमानुसार F = ma। ये F का मान को हम क्या करेंगे, ऊपर में रख देंगे। तो F W क्या हो जाएगा बेटा, ma हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। हम क्या करेंगे, गति के तृतीय समीकरण से बात करेंगे। गति के तृतीय समीकरण v² = u² + 2as से हम देखेंगे बेटा क्या विस्थापन, क्योंकि मैंने d कहा है, से लिखूंगा v² = u² + 2ad। ये दोनों को एक तरफ ले आऊंगा, v² - u² = 2ad। फिर हम दो को इसके बटे में ला लेंगे, हो जाएगा v² - u² / 2 = ad। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 व 2 से हम 1 में ad का मान रखेंगे। समीकरण नंबर 2 से 1 में ad का मान रखने का, तो W = m और ad का मान क्या है, v² - u² / 2, ठीक है। W क्या हो जाएगा बेटा, mv²/2 -1/m u²/2। मैंने m को क्या किया है, दोनों पक्षों में, दोनों अंदर का गुणा कर दिया, अर्थात 1/2 m u²- 1/2 m u²। तो देखो ये गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, इससे परिवर्तन शब्द का प्रयोग, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अतः किया गया जो कार्य होता है वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये होता है आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय, जिसके अंतर्गत पहला है जब बल अचर हो। आप देख लेंगे प्यारे बच्चों।
आगे चलेंगे हम जब बताएंगे जब बल क्या हो बेटा परिवर्ती है, जब बल क्या होता है परिवर्ती होता है तब क्या होता है उसके बारे में हम चलेंगे। जब बल परिवर्ती होता है एक डायग्राम बनाएंगे बेटा, उसके बाद हम आगे चलेंगे इसके ऊपर। देखिए परिवर्ती बल जब द्वारा कार्य किया जाता है ना, तो मान लिया जाए किसी वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु होती है, कोई m द्रव्यमान की वस्तु जिस पर क्या किया जाता है बेटा, जब F बल आरोपित किया जाता है ना, तो ये x1 से xn तक सूक्ष्म अंतरालों में विभाजित हो जाती है, x1 से xn तक सूक्ष्म अंतरालों में विभाजित हो जाती है बेटा। और यदि हमने कह दिया यदि संपूर्ण मतलब ये सभी का जो अंतराल है, जो छोटा छोटा जो दो लाइनों के बीच में जो अंतराल है ना, उन प्रत्येक का जो दूरी है वो क्या है डेल x है। सूक्ष्म अंतराल dx, इसको आप क्या कह सकते हो, या तो x2 माइनस x1 कह सकते हो या x3 माइनस x2 कह सकते हो, अर्थात अंतिम माइनस प्रारंभिक का अंतर को ही हम परिवर्तन कह रहे हैं, जिसको डेल x कह रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस पर जो वस्तु पर जो कार्य किया गया कार्य है ना, उसी को ही वो उसके गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, इसलिए सूक्ष्म किया गया कार्य सूक्ष्म कार्य अर्थात किसी एक के बारे में, या तो यहाँ से यहाँ या तो यहाँ से यहाँ या तो यहाँ से यहाँ, कोई भी दो बिंदुओं के बीच किया गया कार्य बराबर 1/2 m डेल v का स्क्वायर, अर्थात दो बिंदुओं के मध्य कुल जो दो बिंदुओं के मध्य जो वेग होता है ना, उसके परिवर्तन के वर्ग को दर्शाता है। अब मैंने कह दिया x1 x2 x3 xn के संगत कणों का जो वेग है क्या v1 v2 vn है, तो कुल किया गया कार्य कार्य बराबर होता है बेटा, ये देखो ये सूक्ष्म एक ठो के लिए था, तो पहला हो जाएगा 1/2 m, ठीक है, m v1 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या देखेंगे हम कि प्रत्येक अंतराल के लिए इन दोनों के लिए बात किया था 1/2 m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस, फिर 2 और 3 के लिए देखें तो 1/2 m v3 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन ना बेटा। ये xn है तो उसके जस्ट पहले वाला क्या कहलाएगा xn माइनस 1 कहलाएगा, तो जाएगा 1/2 m vn का स्क्वायर माइनस vn माइनस 1 का स्क्वायर। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा परिवर्तन, डेल का मतलब परिवर्तन, अंतिम माइनस प्रारंभिक। यदि x1 x2 के बारे में बोल रहा तो v2 माइनस v1 वही लिखा बेटा मैंने, फिर 2 और 3 के लिए चला तो 3 माइनस 2 लिखा, ऐसे ही चलते जाएगा। और जब आगे बढ़ते हैं बेटा तो हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि w इज इक्वल टू हाफ क्या m सब में कॉमन है, तो हमने क्या किया v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर एंड सो ऑन vn का स्क्वायर माइनस vn माइनस 1 का स्क्वायर। आप देखेंगे जो v1 है वो कभी रिपीट नहीं होगा, लेकिन v2 रिपीट होगा, v3 रिपीट होगा, v4 रिपीट होगा, vn माइनस 1 रिपीट होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पहला और अंतिम वेग है वह रिपीट नहीं होगा बेटा, और इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो रिपीट होंगे। जैसे देखो v2 रिपीट हो रहे हैं प्लस माइनस, वैसे v3 सभी बीच के मान कट जाएंगे और लास्ट में जो मान बचेगा वो क्या कहलाएगा, ये होगा माइनस v1 का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर। इसलिए हम क्या बताएंगे w इज इक्वल टू 1/2 m अंतिम
तो क्या कर देंगे, घन को पहले लिखेंगे माइनस गुना किया W इक्वल टू 1/2 m Vn का स्क्वायर माइनस 1/2 m V1 का स्क्वायर, अर्थात परिवर्ती बल द्वारा में भी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। अंतिम माइनस प्रारंभिक दिख रहा है बेटा वेग, ठीक है। तो ये था परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं भाई। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध। सबसे पहले दोनों की हम फॉर्मूला लिख लेंगे भैया। गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा K = ½ mv² और रेखीय संवेग का बराबर होता है P = m/v। आप देखोगे यहाँ पर भी v है, ये v का मान निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो P/m = क्या v हो गया बेटा। अब ये v का मान को समीकरण नंबर 1 में v का मान रखने पर, जब रखा हमने तो देखा 1/2 m v का मान हो गया P² वर्ग कर दिया जी मैंने, और जब वर्ग किया बेटा यहाँ पर काटा तो K होता है P²/2m। एक बेटा है इनके मध्य में संबंध, देख सकते हैं आप। हमारा अगला पॉइंट है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम क्रिएट करूंगा मैं। डायग्राम क्रिएट करने के बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ये देखिए, कोई वस्तु है A जिसको हम ऊर्ध्वाधर से क्या गिराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी ये विरामावस्था में है, अर्थात इसका वेग 0 है और इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक h है। जब ये A से B तक आता है ना जी, तो ये x दूरी विस्थापित होता है, और B से C तक आता है तो पूरे h में क्या करते हैं, इसको घटा दिया जाता है, तो h माइनस क्या हो जाता है, h। तो इसे ही हम इसके बारे में इसका चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं एक ट्रिक दूंगा आपको और मैं बताऊंगा बेटा, इसमें जो वस्तु है जब नीचे से ऊपर जाती है ना, तो क्या करते हैं हम, नीचे से ऊपर जाती है तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में गणना करेंगे, और ऊपर से नीचे आएगी तो गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलते हैं, 3 स्थितियां होंगी। इस बिंदु A पर क्या स्थिति आता है, गतिज ऊर्जा, और कुल ऊर्जा निकालना है इसका बेटा। कुल ऊर्जा का मतलब स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो हम निकालने का कोशिश करेंगे। तो A बिंदु पर सबसे पहले मैं बताया, A बिंदु पर V = 0 है, तो गतिज ऊर्जा भी 0 हो जाएगी बेटा, क्योंकि गतिज ऊर्जा K = होता है ½ mv², और v का मान जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो गया K = 0। और स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्यों? क्योंकि हाइट बस को देखना है, mg को नहीं। तो A से धरातल की ऊंचाई कितनी है बेटा, h है, तो ये सही है mg। तो कुल ऊर्जा कहा मैंने, कुल ऊर्जा, और जब मैंने कुल ऊर्जा निकाला, अर्थात काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, U से रिप्रेजेंट करते हैं ना स्थितिज ऊर्जा को, तो मैंने देखा 0 + mgh। कुल एनर्जी को इंग्लिश में कहेंगे टोटल एनर्जी, तो TE = होगा mgh। ये हुआ। प्यारे बच्चों, अब हम चलेंगे बिंदु P की तरफ चलेंगे।
बिंदु बी के लिए मैं यहां से बात कर रहा हूं। बिंदु बी पर, जब बिंदु बी पर हम बात करेंगे बेटा, तो हमारा क्या होगा, इसको देखें। जब हम गतिज ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे, गतिज ऊर्जा होता है हाफ mv का स्क्वायर। तो हम जानते हैं गति के तृतीय समीकरण से v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2as से, ठीक है, ये होगा v स्क्वायर, प्रारंभिक तो 0 होता है, प्लस 2 इंटू a का क्या होता है, g होता है। क्यों बेटा, क्योंकि जब धरातल से ऊपर में रहता है तो a g बन जाता है। और विस्थापन b, तो देखिए मैंने कहा था ऊपर से नीचे आएगा तो गतिज ऊर्जा, और नीचे से ऊपर जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा। तो a से b आया तो कितना दूर विस्थापित हुआ, x, तो ये क्या हो गया 2gx। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा, 2gx। तो इसमें मान रखेंगे k इज इक्वल टू हाफ m इंटू 2gx। तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो k इज इक्वल टू बचा mgx, ठीक है जी। जब mgx बचा, अब हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा u इज इक्वल टू mgh से, u इज इक्वल टू, देखो बेटा u मैंने कहा था नीचे से ऊपर जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा, तो ये b से c के बीच का जो हाइट है वो कितना है जी, h माइनस एक्स। तो h के जगह में क्या रखेंगे, h माइनस एक्स। तो u इज इक्वल टू mgh माइनस mgx। तो टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी धन पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ हो गया mgx है, प्लस इसको लिखा mgh माइनस mgx। तो देखा आप लोगों ने mgx से mgx क्या हुआ बेटा, कैंसिल हो गया। तो टोटल एनर्जी हमारा कितना बचा, mgh बचा। अब सी बिंदु पर बात करेंगे। सी बिंदु पर फिर से v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g, ये तो 0 हो गया, इसको बताने की जरूरत है। डिस्टेंस a से c का हाइट कितना हो गया, a से c आने पर कितना हो गया बेटा, h, ये हो गया 2gh। तो हम जानते हैं किसके बारे में, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और v स्क्वायर का क्या मान है, 2gh मान है बेटा। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हुआ, तो k इज इक्वल टू बचा mgh। अब फिर हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा u इज इक्वल टू mgh है। अब आप देखोगे जब वस्तु सी स्वतः ही धरातल पर है, इसका मतलब है h इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, कोई ऊंचाई नहीं है अर्थात 0 होगा, और 0 हुआ तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए कुल ऊर्जा बराबर होता है k प्लस u। तो k का मान है mgh प्लस u का मान है 0। ये होता है टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी क्या है हमारा, mgh। तो आप देखोगे तीनों कंडीशन में जो टोटल एनर्जी आया है भैया, वह क्या आया है, mgh आया है। तो इससे क्या समझ में आता है, जब किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिराया जाता है, तो भिन्न भिन्न स्थितियों में भी उसकी कुल ऊर्जा का योग नियत होता है। नियत होने का तात्पर्य एक जैसे होता है। आप देख सकते हैं तीनों में एक जैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका क्या, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए व्यंजक आप देख सकते हैं।
आज का अभी अब हमारा अगला और अंतिम टॉपिक है बेटा किसी स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा। स्प्रिंग की स्थिति ऊर्जा क्या होता है? जब किसी स्प्रिंग को दबाने अथवा खींचने पर जो किया गया कार्य होता है वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी स्प्रिंग को दबाने या खींचने में किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, उसे ही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखते हैं बेटा, ये देखिए मान लिया जाए सामान्य स्प्रिंग है ना, और जब इसको क्या किया जाता है, जब कोई बल लगाकर इस प्रकार से खींचा जाता है तो ये क्या हो रहा है, इस पे विस्थापन हो रहा है, ठीक है, एक्स रूप से विस्थापित हो रही है। लेकिन एक बल लग रहा है जो अपने परिवर्तन का विरोध करता है, एक बल कार्य करता है जो अपने परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है और विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है, और उस बल को ही कहते हैं प्रत्यानयन बल। क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल। और जब वस्तु को छोड़ दिया जाता है तो इस प्रकार से वस्तु एकदम स्प्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो स्प्रिंग सिकुड़ जाती है, अर्थात लेकिन वस्तु की जो प्रारंभिक अवस्था थी वो यहाँ पे थी, उससे ज्यादा सिकुड़ गया, तो फिर उसको वापस जाने के लिए एक बल फिर से वही प्रत्यानयन बल कार्य करता है। इस प्रकार से ये आवर्ती गति करती रहती है। नहीं मैं अपनी स्थिति में जाऊंगा, स्थिति को नहीं पा पाया, ज्यादा आगे चला गया तो फिर इस तरफ जाऊंगा। इस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, रोटेशन, गति होते रहती है, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि किसी वस्तु पर लगने वाला प्रत्यानयन बल उसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, जहां F = -kx, जहां k एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। तो बेटा रिंचिंग इस बात का द्योतक है कि विस्थापन और बल की दिशा दोनों एक दूसरे के परस्पर विपरीत है। तो यह हो जाता है यदि k = 1 हो गया तो F क्या हो जाता है, x हो जाता है, ठीक है। बहरहाल बोलते हैं इनका ग्राफी विधि से गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का ग्राफी विधि से इसको हल कीजिए बोलता है। तो ग्राफी विधि से हम हल करने का प्रयास करते हैं। जब ग्राफी विधि से हल करेंगे बेटा तो हम देखेंगे ग्राफी चिन्ह, जब समानुपाती चिन्ह होता है तो इस प्रकार का एक ग्राफ बनता है जो यहाँ पर तो विस्थापन को दर्शा रहा है और ये बल को दर्शा रहा है। F क्या होता है, kx। हमने क्या किया, इससे इस प्रकार से एक लंब डाला और इसको a माना और इसे b माना। इस प्रकार से एक त्रिभुज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये आमने सामने की भुजा होने के कारण ये भी क्या हो जाएगी, kx हो जाएगी। तो बताएंगे अतः क्या स्थिति ऊर्जा बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो 1/2 आधार, इसका मतलब OA, ऊंचाई मतलब AB, इसको U कहते हैं। तो U क्या हो जाएगा, 1/2, OA का मान है x इंटू इसका मान है kx। तो U होता है बेटा 1/2 kx का स्क्वायर। ये होता है किसी स्प्रिंग की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक। आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, आगे फिर से हम अगली कक्षा की ओर चलेंगे, हमारी अगली क्लास की ओर चलेंगे। आज उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा और आप नोट भी करे होंगे, और नहीं करे हैं तो पूछ करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।